रूस इन दिनों हिटलर पर जीत का जश्न मना रहा है। 80 साल पहले 2 फरवरी 1943 को रूस ने नाजी सेना को खदेड़ दिया था। हिटलर की आर्मी के सरेंडर के साथ सोवियत संघ ने स्टालिनग्राड की लड़ाई जीत ली थी। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का रुख पूरी तरह बदल गया था। आपको इस युद्ध का इतिहास भी बताएंगे, साथ ही स्टालिनग्राड की जंग को यूक्रेन युद्ध से क्यों जोड़ा जा रहा है ये भी समझाएंगे। लेकिन उस बीच जो एक तस्वीर दिखाई पड़ी है उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल साल 2023 में पहली बार पुतिन अपने न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ नजर आए हैं। पुतिन स्टालिनग्राड में दूसरे विश्व युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। पुतिन ने साफ कहा कि यूक्रेन युद्ध बिल्कुल दूसरे विश्व युद्ध की तरह है और रूस का सामना एक बार फिर से नाजियों से हो रहा है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस का मैसेज क्या है। जी हां, सबसे अहम सवाल कि इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस को यहां देखे जाने का संदेश क्या है और किसके लिए है। पुतिन ने न्यूक्लियर ब्रीफकेस को दुनिया को क्यों दिखाया है, यह भी बड़ा सवाल है। और इसके अलावा सवाल यह भी कि क्या पुतिन परमाणु बम साथ लेकर चलते हैं या खास तौर पर यहां पर यह ब्रीफकेस लेकर के पहुंचे थे। क्या पुतिन न्यूक्लियर अटैक की अब फुल प्रूफ तैयारी कर चुके हैं, यह भी बड़ा सवाल अब उठ खड़ा हुआ है इन तस्वीर के बाद। इसके अलावा सवाल यह भी कि यूक्रेन युद्ध की दूसरे वर्ल्ड वॉर से तुलना पुतिन ने आखिर क्यों की है, यह भी आपको हम बेहतर तरीके से समझाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है पहले वो आपको बताते हैं। न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखे पुतिन, ये बड़ी खबर। इस साल यानी साल 2023 में पहली बार दिखा है न्यूक्लियर ब्रीफकेस। पुतिन के 2 गाज के हाथ में ये ब्रीफकेस साफ साफ देखा जा सकता है। पुतिन के नए वीडियो से अब वेस्ट में खलबली मच गई है, क्योंकि ये सीधा सीधा जो संदेश है वो उन तमाम पश्चिमी देशों को है जो लगातार हथियारों की और सैन्य मदद, आर्थिक सहायता यूक्रेन की कर रहे हैं, जिनकी वजह से यूक्रेन अभी भी लगभग 1 साल के बाद भी जंग के मैदान में डटा हुआ है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप देख पाए पुतिन के साथ जो उनके गार्ड्स हैं उनके हाथ में ब्रीफकेस है, यही वो न्यूक्लियर ब्रीफकेस है। और इन न्यूक्लियर ब्रीफकेस को आपको और हम करीब से दिखाएंगे, जिसको देखिए हाथ में अगर आप देख पा रहे हो इन गार्ड्स के हाथ में जो ब्रीफकेस है ना, इसे ही न्यूक्लियर ब्रीफकेस कहा जाता है। और ऐसे में इन ब्रीफकेस का यहाँ पर होना साफ साफ ये संदेश तमाम पश्चिमी देशों के लिए है, न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी, कि आप अगर यूक्रेन का साथ देना नहीं छोड़ेंगे तो क्या न्यूक्लियर हमला हो सकता है। ये अहम सवाल इन तस्वीरों के बाद उठ खड़े हुए हैं। और चलिए और बेहतर तरीके से डिटेल्ड में आपको यह समझा देते हैं कि न्यूक्लियर ब्रीफकेस क्या होता है। ये जो ब्रीफकेस है इसका यहाँ पर होने का मकसद क्या है, तो इसको अगर आप और बेहतर तरीके से समझ पाए तो देखिए ब्रीफकेस में न्यूक्लियर हमले का दरअसल कमांड सिस्टम होता है। ये जो ब्रीफकेस होता है उसमें वो कमांड सिस्टम होता है और ब्रीफकेस में 6000 परमाणु बमों को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि जो छोटा सा ब्रीफकेस है उससे 6000 परमाणु बमों को कंट्रोल किया जा सकता है। ब्रीफकेस सीक्रेट कोड से खुलता है जो सिर्फ पुतिन जानते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियर ब्रीफकेस आपने देखा इसका सीक्रेट कोड सिर्फ पुतिन को पता है। रूस पर किसी हमले से पहले ये ब्रीफकेस अलर्ट भी करता है, यानी अगर कोई अटैक करने वाला हो तो उससे पहले अलर्ट आ जाता है। रूस पर कोई भी हमला अगर करने की कोशिश करता है तो अलर्ट ये ब्रीफकेस कर देता है। इस ब्रीफकेस के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है जो सिस्टम है। आपको पता होगा कि रशिया आज के दिन में दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी उसके पास में है। 5600 के आसपास उसके वॉरहेड हैं जो कि डिप्लॉयड आज करीब 2300 के आसपास वो डिप्लॉयड होंगे। और ये डिप्लॉय ऐसा नहीं कि एक जगह होता है, ये पूरे विश्व के अंदर में उनके सबमरीन में है, उनके गुफाओं में है, साइबेरिया में है और वो स्ट्रैटेजिकली उनको लोकेट किया जाता है। मेडिटेरियन सी में अब आ रही है, इस इंडो पैसिफिक के इलाके में है, उसके अलावा कैस्पियन में वो ले आए हैं, ब्लैक सी के अंदर में है। तो जो ब्रीफकेस होती है ये ब्रीफकेस होता है क्योंकि जिसके पास पावर है कि न्यूक्लियर वेपन को आप फ्री करें कि देखिए उसके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं है कि पुतिन साहब बैठ करके इसको दबाएंगे। पुतिन साहब के पास इसकी डुअल होती है कमांड सिस्टम। कुछ लोग जो होते हैं जो स्ट्रैटेजिक कमांड उनका है उनके पास में ये होता है कि एक्चुअली कौन कौन सा चलेगा, मगर जब वहां का जो पुतिन के पास में ये है कि इन वेपन की लॉकिंग उनके पास में, जब वो उसको फ्री कर देते हैं, आपने सही बताया, एक व्हाइट बटन होता है, छोटा सा ब्रीफ केस होती है जी। इस ब्रीफ के अंदर में व्हाइट बटन है तो जितने भी वेपन है वो अनलॉक हो जाएंगे। कोई भी जो जिसको पावर है इसको चलाने की, इसके अलावा भी वो स्ट्रेटेजिक कमांड के अंदर में लोग मुकर्रर होते हैं कि कौन सी चीजें कब चलेंगी। और लाल बटन देने के बाद एब्सोल्युटली आप, इसका मतलब है कि आप फ्री हैं और इसकी कमांड, स्ट्रेटेजिक कमांड जो न्यूक्लियर कमांड उनकी है, उनके पास में आ जाती है।
जी। और वो किस तरह से चलेंगे इसकी बहुत प्रैक्टिसेस होती हैं। और इन्होंने लड़ाई से वो होने से पहले आपको ज्ञात होगा कि पहले उन्होंने बेलारूस से यही पुतिन साहब ने किया था। तो ये कोई धमकी नहीं है, ये धमकी ये इसलिए बहुत नहीं बड़ा है मैसेज भी है सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं, आगे भी आपके जरिए जानकारी पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन अपने दर्शकों को थोड़ा ये भी समझा देते हैं कि किस अलग अलग जो देश है उसमें न्यूक्लियर अटैक किसके हाथ में होता है, जो पावर है वो किसके पास होता है। तो सबसे पहले चलिए अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका में जो न्यूक्लियर अटैक का कमांड होता है वो राष्ट्रपति देता है। जी हाँ, चलिए एक एक करके हम आपको बताएं अगर अलग अलग देशों के बारे में जो न्यूक्लियर पावर है किसके हाथ में। तो न्यूक्लियर अटैक किसके हाथ में? अमेरिका में राष्ट्रपति देता है न्यूक्लियर अटैक ऑर्डर, यानी कि अगर न्यूक्लियर अटैक ऑर्डर देना होगा तो अभी जो बाइडेन देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भी होता है न्यूक्लियर फुटबॉल। न्यूक्लियर फुटबॉल अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है जिसके जरिए वो अटैक का जो ऑर्डर है वो दे सकते हैं। न्यूक्लियर फुटबॉल कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट से लिंक होता है। पीएम देता है न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर ब्रिटेन में। अब अमेरिका के बाद हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में पीएम देता है न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर। तो अलग अलग देशों में किसके पास पावर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेटर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट से अटैक का ऑर्डर दिया जाता है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हुए आपको भारत का अगर हम समझा दें तो भारत में न्यूक्लियर कमांड किसके पास है? अथॉरिटी के पास अधिकार है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास यह अधिकार है कि वो अटैक के लिए जो कंट्रोल है अपने हाथ में रखे। और ये तमाम अलग अलग देशों के पास जो अधिकार है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। एनसीए में दो कमांड अथॉरिटी होती हैं, पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव। ये दो कमांड हैं जो होती हैं। पॉलिटिकल काउंसिल के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? एनएसए होते हैं। तो ये जो प्रमुख है वो हम आपको बता रहे हैं। न्यूक्लियर अटैक पर आखिरी फैसला कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। यानी कि अगर अभी इस वक्त हम बात करें तो दोनों जो हेड होंगे वो होंगे एनएसए अजित डोभाल और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आखिरी कॉल कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेते हैं। ये भारत की बात है। तो अलग अलग देशों की, अमेरिका, ब्रिटेन और साथ ही साथ हिंदुस्तान की हमने आपको बताया कि कैसे कमांड उनके हाथ में होती है। और मेजर जनरल के सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए। मेजर जनरल सिन्हा, जिस तरीके से हमने समझाया कि कैसे जो पावर होती है, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं किसी देश के, उनके पास होती है, थोड़ा और अगर आप ब्रीफली हमारे दर्शकों को समझा पाए कि किस तरीके से न्यूक्लियर अटैक को लेकर के जो ये तस्वीर सामने आई है पुतिन की, जो न्यूक्लियर ब्रीफकेस हमने देखा है, वो साफ साफ मैसेज है और किन के लिए वो मैसेज है? देखिए, जो आप पुतिन साहब के लिए बात करिए, मैसेजिंग वेरी क्लियर है। पुतिन साहब बार बार बोलते रहे हैं कि एज ए लास्ट रिसॉर्ट, यदि उनके लास्ट रिसॉर्ट, तो वो कहते हैं कि हमारे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है और हमारे यदि रशिया के अस्तित्व, ये नहीं कि उनके ऊपर अटैक आएगा। अभी वो कहते हैं कि जो गए हैं यूक्रेन में और जो उन्होंने 4 क्षेत्र को ले लिया और कह दिया ये रसिया की टेरिटरी है, तो उसके ऊपर में, उसकी संप्रभुता के ऊपर में, जैसे लोग कहते हैं क्रीमिया के ऊपर में जेलेंस्की कहते हैं कि अगस्त तक हम उसको ले लेंगे। यदि कुछ भी हुआ तो ये मान के चलिए कि वो तो करेंगे ही करेंगे जो इसके जिम्मेवार जिसको वो ठहराते हैं। वो नहीं कि वो केवल यूक्रेन की धरती पे मारेंगे या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, पर जहां से ये हुआ है, यदि F-16 आता है तो उनका एक बयान आया था, जहां से F-16 उड़ेगा वहां पर होगा। उन्होंने ये बता दिया है कि बोथ जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो ये तट है अमेरिका का, वो उनके दायरे में है। इसलिए अटलांटिक के अंदर में भी उन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को विद परमाणु के साथ किया है डिप्लॉय। तो ये चीजें हैं एस्केलेटरी लेडर्स पे। तो जो दुनिया सोचती है कि पुतिन ये कोई धमकी दे रहे हैं, ये धमकी नहीं है, एब्सोल्युटली क्लियर एंड क्लियर कट मैसेज है। और कल आया था, कल एक बयान आया था पुतिन के अलावा, उन्होंने कहा 80 साल के बाद जर्मन की टैंक वही कर रही है। स्टालिनग्राड, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड बड़ा फेमस बैटल है। उसमें, उसके अंदर में जो पूरा टर्निंग पॉइंट था, वो जिसको अभी हम वेल्वोग्राड करते हैं, उसके अंदर में मैंने भी 2-3 एक्सरसाइजेस की हैं, एज ए इंडियन और ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हुई है। तो उनकी जो रिजॉल्व, यदि आप जाएंगी जमीन पे और देखेंगी जहां पुतिन साहब दिखे थे इस ब्रीफकेस के साथ में, इसको और बेहतर तरीके से सर समझेंगे, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं आपने भी वहां पर एक्सरसाइज किए, तो इसके बारे में भी और बेहतर तरीके से आपसे समझेंगे कि पुतिन क्यों इसकी तुलना कर रहे हैं 80 साल पहले जो एग्जाम्पल वो सेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं कि पुतिन की अमेरिका और जर्मनी को जो वार्निंग है, रूस 80 साल पहले भी जीता था और फिर जीतेगा। टैंक से बड़े हथियार मोर्चे पर लगाए जाएंगे। अमेरिकी उपमहाद्वीप में भी हमारे दोस्त हैं जो हमारी मदद करेंगे। तो ये देखिए पुतिन ने कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं
टैंक से बड़े हथियार मोर्चे पर लगाएंगे। अमेरिकी उपमहाद्वीप में भी हमारे दोस्त हैं, ये बात पुतिन कह रहे हैं कि तो साफ संदेश ही अमेरिका को है, यानी कि अमेरिका और जर्मनी दोनों को वार्निंग दी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध से भी तुलना की गई है। और चलिए आपको ये भी हम बता रहे हैं कि जो पुतिन ने कहा है वो क्या क्या कहा है और क्या इन बातों का मतलब है। तो देखिए, पुतिन ये कहते हैं कि नाजी हमें खत्म करना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। पुतिन ये क्यों कह रहे हैं? पुतिन ये कह रहे हैं कि पश्चिमी देश भूल गए कि 80 साल पहले भी जीते थे और फिर से जीतेंगे। पुतिन इसके आगे ये कहते हैं कि आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पहले भी हमें जर्मनी के नाम से डराया गया था, यानी कह रहे हैं वो कि यूक्रेन जो युद्ध है उसमें जर्मनी अभी भी उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है और आज भी जर्मन टैंक्स को खतरनाक बताकर हमें डराया जा रहा है। पुतिन इसके आगे ये कहते हैं कि लेकिन हम टैंक से ज्यादा बड़े हथियार मोर्चे पर लगाएंगे। अमेरिकी उपमहाद्वीप में भी हमारे कई दोस्त हैं। तो ये तमाम बातें जो पुतिन की तरफ से कही गई हैं वो साफ साफ ये बताती हैं कि पुतिन ये कहना चाहते हैं कि पहले 80 साल पहले भी जो हुआ था वो एक बार फिर से होगा। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। कि किसी ना अगर आप और बेहतर तरीके से समझाएं हमारे दर्शकों को कि जब पुतिन ये कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, 80 साल पहले जो हुआ वो फिर से हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? देखिए, जो 80 साल पहले हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में, तो 3 बैटलें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक था बैटल ऑफ कीव, जो आप देख रहे हैं यूक्रेन उस समय हिस्सा था। दूसरा था बैटल ऑफ लेनिनग्राड, जिसको अभी आप सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं। सबसे ऊपर जो है वो बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड है, जहां पर पुतिन कल दिखाई दिए थे, जिसका नाम अब वोल्गोग्राड कहते हैं। वो वोल्गोग्राड में जो सबसे भीषण लड़ाई हुई थी और जो 3 महीने तक चली थी और पूरा का पूरा परिदृश्य बदल गया था। देखिए, इसी बैटल के दौरान AK-47 आप सुनती हैं, सब लोग जानते हैं, उसका आविष्कार, उसको निकालना इसी 3 महीने के अंदर हुआ था। और बैटल जो आप स्नाइपर की वॉरफेयर कहते हैं, और पुतिन ने वो कहा है कि वो हम मॉडर्न तरीके से जीतेंगे। तो वो दिखा रहे हैं कि ये जो बैटल होगा, जो अभी हम लोग सुन रहे हैं ना कि वैगनर ग्रुप और ये चले गए, चेचन रेबल चले गए, ये खत्म हो जाएगा। अब एयरलैंड बैटल की वो बात कर रहे हैं, ये नहीं होगी। ये साइबर वॉरफेयर एंड ऑल, वो सब प्रॉक्सी का वॉरफेयर नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हैं ड्रोन की लड़ाइयां, अब जो लड़ाई मॉडर्न वॉरफेयर होगी वो बहुत ही भीषण होगी और ये 100% है। उसके लिए वो पॉइज्ड हो चुके हैं, चाहे वो ऊपर से आते हैं नॉर्थ से, जो उन्होंने जिस तरह से शुरू किया था बेलारूस से होते हुए, उनकी जो संख्या है इस बार बढ़ा दी है। 5000 तो उन्होंने फिर से खड़ा किए हैं, 1.5 लाख 5 लाख और 1.5 लाख पहले से बचाए हुए थे, 3 लाख जो रिजर्व फोर्स। जी, सीधे मैसेज की देखिए, पहले भी हमने हिटलर सेना को हराया था स्टालिनग्राड में और एक बार फिर वहीं पर पुतिन नजर आते हैं। तो साफ साफ मैसेज ये देते हैं कि जो पहले हुआ वो एक बार फिर से होगा और एक बार फिर से हार होगी इन तमाम पश्चिमी देशों की। तो ये जो जश्न आप देख रहे हैं, चलिए अब आपको इस युद्ध के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं जिसका जश्न रूस को मनाते हुए आपने देखा। स्टालिनग्राड की लड़ाई जो है, जिसे दूसरे विश्व युद्ध की सबसे घातक जंग कहा जाता है, आखिर इस जंग का इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्यों पुतिन इस जंग से यूक्रेन वॉर को जोड़ रहे हैं? ये भी आपको बेहतर तरीके से समझाएं तो दूसरे वर्ल्ड वॉर में सबसे जो खतरनाक लड़ाई थी उसके बारे में आपको जानकारी दे दे। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, ये सबसे खतरनाक लड़ाई से माना जाता है, जिसमें अगस्त 1942 में जर्मनी का स्टालिनग्राड पर अटैक हुआ था। जर्मनी ने अटैक किया था, उसमें हिटलर को कैसे हराया था वो आपको बताते हैं। देखिए, स्टालिनग्राड सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन के नाम पर बसा एक शहर था। यहां दूसरे विश्व युद्ध में तक हथियार और रसद पहुंचाना हिटलर के लिए मुश्किल हो रहा था, तो हिटलर ने स्टालिनग्राड पर हवाई हमले किए और अपनी सेना को यहां पर उतार दिया था। इसके अलावा इसको और बेहतर तरीके से अगर आप समझे तो स्टालिन के लिए यह नाक का सवाल बन गया था। देखिए, सोवियत संघ के 5 लाख सैनिकों की यहां मौत हो गई थी। इसको कैसे समझे? हिटलर आर्मी के 2.5 लाख सैनिकों की मौत हुई थी। युद्ध में शुरुआत बढ़त तो जर्मन आर्मी को मिली, जिसमें रूस के 5 लाख सैनिक मारे गए थे। हिटलर आर्मी के 2.5 लाख सैनिकों की मौत यहां पर हुई थी। और आपको यह भी बताएं कि स्टालिन की नाक का यह सवाल बन चुका था, तो स्टालिन का ऑर्डर साफ था कि सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। इसी वजह से रूस के इतने सैनिक मारे गए और जैसे ही सर्दियां आई, युद्ध का पासा पलट गया और सोवियत संघ को बढ़त मिलने लगी। इसके अलावा अगर बात करें, सोवियत संघ के 1 लाख जर्मन सैनिकों को यहां पर बंधक बनाया गया था।
2 फरवरी 1943 को हिटलर आर्मी का सरेंडर भी हुआ था। और इसको और बेहतर तरीके से अगर आप समझें तो हिटलर के सरेंडर के साथ ही दूसरे वर्ल्ड वॉर का जो रुख है वो बदल गया। जर्मनी के जिन 1 लाख सैनिकों को बंधक बनाया गया उनमें से सिर्फ 6000 ही वापस जा पाए। तापमान -30 डिग्री था। ज्यादातर सैनिकों की मौत इसी सर्दी और हाइपोथर्मिया की वजह से हो गई थी। यानी 2 फरवरी 1943 को हिटलर आर्मी का सरेंडर हुआ था और उसी जीत का जो जश्न है वो मनाती हुई तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मेजर जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, हमने समझाया कि आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट, अगर हम पहले की बात कर रहे हैं जब हिटलर को हराया गया था और जो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड है वो सबसे खतरनाक लड़ाई उसे क्यों कहा जाता है, लेकिन थोड़ा और बेहतर तरीके से कहा दर्शकों को ये समझा पाए कि क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तुलना पुतिन अभी यूक्रेन में चल रही जंग से कर रहे हैं। वहां से जर्मनी जब आई थी, आज के दिन में भी जर्मनी मेजर इशू हो गया है लेपर्ड 2 के बाद में। देखिए वो जब आए थे, और आपको पता होना चाहिए कि आए थे पोलैंड के रास्ते ही। और फिर से मैं बताता हूं, यूक्रेन उसका हिस्सा होता था उस समय सोवियत का। तो बैटल ऑफ जो हम कीव की बात करते हैं, बैटल ऑफ कीव बहुत भयंकर हुई थी। उसके बाद ऊपर की तरफ आएंगे तो आप आते हैं लेनिनग्राड, जो लेनिन के नाम से बता, और जो आप बात कर रही हैं स्टालिनग्राड में आप देखिए अगस्त 1942 से लेकर 2 फरवरी 1943 तक आपने पूरे आंकड़े बता दिए। इस आंकड़े को यदि आप जाएंगी कभी स्टालिनग्राड या वेल्गोग्राड तो आज भी वही जिंदा है, कुछ नहीं बदला है। वहां पर लोग इसकी जो इस तरह जाएंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वहां की जब आप देखेंगे लोगों के अपनी बलिदानी का। और पूरे विश्व में उस समय 27 मिलियन लोग मारे गए थे। और ये केवल रशिया का है ये फिगर। आपने बताया ना कि केवल वहां 5 लाख लोग स्टालिनग्राड में, टोटल आप देखिए 2.7 करोड़ लोग का जो बलिदानी था। और रशिया की बलिदानी सबसे ज्यादा रही है। उसको अमेरिका ने या वेस्ट ने उसको खींच लाया जब हिरोशिमा नागासाकी में पूरे वॉर खत्म होने के बाद। और जर्मनी में क्या हुआ, जब यहां से ऑनस्लॉट हुआ, यहां टर्निंग पॉइंट था, पूरा का पूरा और जो रशिया था वो जर्मनी तक पहुंच गया था। वहां पर इस जर्मनी में जाके रुका था। इस जर्मनी और वेस्ट जर्मनी बन गई थी। और उसकी वॉल गिरी कब, 89 में, और 2 साल बाद पूरा विघटन हो गया यूएसएसआर की। और वहां से हिस्ट्री आप चलते हैं तो जो इतनी बड़ी चीज थी, इतनी बड़ी चीजें उन्होंने की थी पूरे विश्व के लिए, वो कहीं ना कहीं लोगों ने उसको चुरा लिया। इसलिए वो खफा है। और इसलिए, और उनका खफा हो क्योंकि आप ईस्ट वेस्ट जर्मनी जब एक हुआ, जब वॉल गिराया गया, बर्लिन वॉल को कहते हैं वॉल, तो ये बोला गया वेस्ट से कि आप हमारे जर्मनी को आने दीजिए नाटो के अंदर में और हम लोग वॉर्सो को आप तोड़ दीजिए। इन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने कहा जैसे टूट जाएगा हम 1 इंच हम नाटो को भी तोड़ देंगे और हम 1 इंच नहीं जाएंगे रशिया की तरफ। ये समझौता था। मगर गोर्बाचोव साहब अब तो है नहीं, उस बीच में वो मान गए और वहां से टर्निंग पॉइंट है। धीरे धीरे नाटो तो टूटा नहीं, वो बढ़ करके अब आ गया कि यूक्रेन जो उसका हिस्सा था वो भी छीन लिया उनसे। तो उनकी जो ऐतिहासिक है, जो इतिहास है, वो इतिहास गवाह है। तो बिल्कुल, और इतिहास का हवाला दे रहे हैं पुतिन। मेजर जनरल के सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से और सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया कि क्यों आखिरकार पुतिन ये कह रहे हैं कि इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। जर्मनी के नाम पर हमें डराया जा रहा है, लेकिन जो पहले हुआ था वही एक बार फिर से होगा और जर्मनी की हार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते